नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर जीवन तितलियाल को सेवानिवृत्ति के अवसर पर फोन कर शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ निवासी पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर राजजीवन तितलियाल एम्स दिल्ली में सेवानिवृत्त हुए हैं और इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें फोन कर शुभकामनाएं दी है और कहा है कि नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर तितलियाल के समर्पित सेवा काल स्वास्थ्य सेवाओं को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तराखंड उनका स्वागत करता है। आपको बता दें कि जीवन सिंह तितलियाल पहले भारतीय डॉक्टर हैं जिन्होंने पहली लाइव कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी किया है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी सेवाओं को 2014 में भारत सरकार ने चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। नमस्कार, बहुत बहुत बधाई। आपने जो है बहुत शानदार काम किया है, बहुत अच्छी सेवा करी सबने और आपकी सेवा जो है एक जगह पूरी हुई है, लेकिन सेवा तो अनवरत रूप से चलेगी आपकी, है ना। नहीं, बिल्कुल आप आइए और हम लोग सब लोग आपका वेलकम करते हैं यहाँ, है ना। आपका योगदान पहले भी रहा है और आगे भी आपका योगदान हम लोगों के लिए भी जरूरी है, राज्य के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, है ना। सभी जगह आपने बहुत सेवा करी है और हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ बहुत सारे सीमांत क्षेत्र हैं जिनको आप भली भांति जानते हैं, जहाँ से आपने जीवन प्रारंभ किया है ना, उन स्थानों पर। और एक दिन आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी उस दिन। नहीं, बहुत अच्छा है, आप इसको करवाइए, आगे बढ़ाइए और सरकार, हम लोग सब आपके साथ है ना। आपके अनुभव का लाभ मिलना चाहिए हम लोगों को, सब लोगों को, राज्यवासियों को। ठीक है, ठीक है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको हैं, बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई जी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ष 2025 की हैं। परिवार में भी सबको कहिएगा मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और नगर निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान होना है। वहीं 25 जनवरी को वोटों की गिनती होगी। प्रदेश में 100 निकायों के लिए हो रहे चुनाव के लिए अब 5399 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि 3 अध्यक्ष, 44 सभासद निर्विरोध निर्वाचित खड़े हुए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने जानकारी दी है कि पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को पार्टी का चिन्ह मिलेगा। निर्दलीय या फिर गैर मान्य पंजीकृत दलों के प्रत्याशियों को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तय चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। आयोग ने इन प्रत्याशियों के लिए 47 चुनाव चिन्ह निर्धारित किए हैं। अवगत कराना चाहूंगा, जो आज सिंबल अलॉटमेंट की कार्रवाई होनी है, ये 3 बजे तक पूर्ण करने के आयोग द्वारा शेड्यूल में दिया गया है। और अगर मैं अभी तक की पूरी घटनाक्रम के बारे में बात करूं तो है जो स्क्रूटनी उपरांत जो है वैध पाए गए नामांकनों की संख्या थी, वो प्रमुख और अध्यक्ष पद के लिए टोटल 650 वैध पाए गए थे हमारे नॉमिनेशंस। अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो नगर निगमों में 97, नगर पालिका परिषद में 263 और नगर पंचायत में 290 जो है ये वैध पाए गए थे। और मैं सभासद और सदस्य गणों की बात करूं तो नगर निगम में 2240, नगर पालिका परिषद में 1834 और नगर पंचायत में 1504, कुल मिला के 5000। और मसूरी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी और विभिन्न वार्डों के सभासदों के साथ टिहरी बस स्टैंड से गांधी चौक तक जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी ओनियाल ने कहा कि नगर पालिका के चुनाव में बीजेपी के सभी सभासद और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी भारी मतों से जनता के सहयोग से जीतने जा रही है। उनके और हमारे कैंडिडेट क्या फर्क है। एक राष्ट्रीय पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अब मेरे को पूर्ण विश्वास है, जिस हिसाब से हमारे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता सब साथ जुड़ रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, संगठन के लिए काम व्यक्ति विशेष काम नहीं कर, संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और मैं निश्चित हम सब लोग स्वस्थ हैं कि हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। मैं उन दोनों प्रत्याशियों को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो हमने एक दिन डिबेट में आ जाओ, तुम बता तुमने मसूरी का तुमने क्या विकास किया, ये तुम्हारे पति ने क्या विकास किया, ये तुम्हारे जो सीनियर नेता उन्होंने क्या विकास किया, और हमारे मीरा सकलानी जी बताएंगे कि भाजपा ने क्या विकास किया। इस शहर की स्थिति जो यमुना जल योजना जो भी विकास हुए हैं माननीय विधायक जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी के आशीर्वाद से हुए। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा बहुत अच्छे बांट रहा है। उनको एक दिन डिबेट में आ जाओ, क्या विकास आपने क्या विकास हम करेंगे, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अपने में बदलने वाले हैं, ये मुझे लग रहा है।
जिस तरीके से पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछली हार से उन्होंने एक ठोकर लगी है, कुछ सीखा है कि अगर आपका अपना होगा, हमारा कहने का मतलब अगर अपना मारेगा तो छांव में डालेगा, तो अगर आपका अपना होगा चाहे कैसे भी है वो आपका अपना होगा। तो आपको देखना होगा आज की डेट में कि आपको पार्टी कैंडिडेट को आगे बढ़ाना होगा। आगे जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे वो लंडौर का काफी समय से लंडौर का विकास छूटा है, चाहे लंडौर का हो, टुर्री का हो, पार्किंगों का हो, हॉस्पिटल जी ने भी कहा है कि बहुत सारी चीजें जो नहीं हो पाई है पूर्व पालिका बोर्ड के ने नहीं की है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अभी मैं चुनावी जंग में हूँ, इस लड़ाई को लड़ूंगी और जो काम अधूरे रह गए हैं, जो होने चाहिए थे मसूरी के लिए, उन कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। और उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का गुणाभाग लगा रहे हैं। उन्हीं प्रत्याशियों में से जो है जसपुर नगर पालिका चेयरमैन पद के बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी से बहुत जन मुद्दों पर हमारे संवाददाता अजहर मलिक ने खास चर्चा की है। फिर निकाय चुनाव ने अपनी स्पीड पकड़ ली है और जनसभाओं का दौर शुरू हो गया। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास जसपुर से चेयरमैन प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के वसीम सिद्दीकी जी हैं और इनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जा रहा है। बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में आपका। किन मुद्दों के लेकर आप जनता के बीच जा रहा हूँ? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, जिसने मुझे इस लायक समझा कि वो मेरा इंटरव्यू लेने आप आए। मैं जनता के बीच जो जा रहा हूँ वो मेरे विकास के मुद्दे हैं। विकास का मतलब ये है कि शिक्षा, अभी यहाँ शहर में नशा बहुत है, शहर में अच्छे स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं है। सरकारी स्कूल का मतलब ये है कि शहर में जब सरकारी स्कूल है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था तो जो सारी सुविधा होती हैं बच्चों के लिए, जैसे बच्चों के लिए पार्क वगैरह, बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स, कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ सके। रहा बात प्राइवेट में, इतनी फीस है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते और इस शिक्षा के माध्यम यानी कि शिक्षा में किसी का ध्यान नहीं है। मैं कहना ये चाहता हूँ, अब तक 20 साल चेयरमैन जो प्रत्याशी जो रहे, वर्तमान में चेयरमैन रहे ना, उनका कोई ध्यान रहा। रही बात 8 साल से हमारे वर्तमान में विधायक आदित्य सिंह चौहान हैं, उनका भी कोई ध्यान नहीं है। रही बात विकास की, मैं विकास के मुद्दे पर आ जाता हूँ। अब शहर में आप जाके घूम लीजिए, हमारे शहर में 4 कोने हैं। रैन बसेरा ऐसी नगर पालिका की सुविधा है जो बाहर के लोग आते हैं, जैसे जिनके पास घर नहीं होता, रात में रुक जाते हैं, उनके लिए सुविधा होती है नगर पालिका की तरफ से, और टॉयलेट की सुविधा होती है। हमारे शहर में अब तक कोई सुविधा नहीं है और ना ही अब तक किसी प्रत्याशी ने की है। जो रहे चेयरमैन, उन्होंने अब तक इस चीज़ को देखा नहीं। मुद्दों की बात आ जाए, सिर्फ नगर पालिका में भ्रष्टाचार चलता है, कमीशन खोरी चलती है। 2-3 ठेकेदार ऐसे पकड़ लिए हैं नगर पालिका ने जो चेयरमैन के साथ मिलकर पूरा भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें सिर्फ अपना ही चेयरमैन चाहिए और कुछ नहीं नगर पालिका में। वसीम जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि समाज क्षेत्र में एक सवाल बहुत गूंजता है आपको लेकर कि कल तक ये चुनाव लड़वाने वाले थे और आज खुद चुनाव लड़ने, क्या ऐसी परिस्थितियां आई कि आपको चुनाव लड़ना पड़ गया? देखिए जी, कुछ समस्याएं ऐसी आई कि जब हमारी जनता का काम नहीं हुआ तो जो शहर की जनता है वो मेरे पास आई। जब वो मेरे पास आई, किसी चेयरमैन के पास गई या विधायक के पास गई, उन्हें कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। और जब रिलीफ नहीं मिला तो उन्होंने मेरा दामन पकड़ा। जब दामन पकड़ा तो इंशाल्लाह उन्हें ये भी लगा कि यार हम वसीम भाई के पास आए हैं तो उन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया है। और जो चेयरमैन थे और जो विधायक है, उसने सिर्फ अपनी कुर्सी संभाली है और पैसा ही पैसा, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है और कुछ नहीं किया। मेरे पास आके उनको ऐसा लगा कि कंधे से कंधा मिलाने वाला एक भाई खड़ा है, उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है। मेरे सारे समाज के लोग, एससी हों या हमारे दलित समाज के हो या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सारे ने मिलकर मुझसे आकर बोला कि वसीम भाई, हम चाहते हैं कि आप इस कुर्सी पर बैठें और शहर का विकास करें। क्योंकि विकास का मामला ऐसा है
कि लोग परेशान हैं, कुछ नहीं है शहर के अंदर सिवा कमीशन खोरी भ्रष्टाचारी के अलावा कुछ नहीं है। अगर बात करी जाए जसपुर क्षेत्र की, तो जसपुर में सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़रों में, जिसे आप चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले दूर करोगे? देखिए जी, समस्या तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या सरकारी हॉस्पिटल की। सरकारी हॉस्पिटल में कोई सुविधा ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी में चला जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो उससे सिर्फ रेफर कर देते हैं। आज तक हमारे वर्तमान में विधायक आदर्श सिंह चौहान ने इस पर कभी गौर नहीं किया। अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था, शायद आपको याद हो, उसमें 5 बच्चे स्पीड से अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ। उसमें नितिन एडवोकेट वहाँ मौके पर पहुंचे और वो अपने किसी काम से जा रहे थे, किसी कार्य से जा रहे थे। उन्होंने देखा और देहरादून के रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले, ये देहरादून से बता रहे, जहां पर ये कार्रवाई इस दौरान गैस गोदाम को सीज कर दिया गया है। बता दें कि प्रशासन की टीम ने तड़के ही रायपुर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम पर बड़ी कार्रवाई की है और ब्लीच समाप्त होने के बाद भी सालों से उस जगह पर गैस गोदाम संचालित किया जाता रहा था। और डीएम देहरादून की जनसुनवाई कार्यक्रम के गढ़ी गेट निवासी 95 वर्षीय महिला ने उनकी भूमि पर अवैध रूप से संचालित गैस गोदाम होने पर भूमि कब्जे को शिकायत की थी। प्रकरण संज्ञान में आते ही गोदाम ने अवैध गैस गोदाम का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित करने के निर्देश दिए और मामले की जांच बैठा दी है। मामला ये है कि एक महिला है, वृद्ध महिला, लगभग 80 वर्षीय महिला लीलावती, वो हमारे पास जनता दरबार में एक शिकायत लेकर आई थी कि उनकी जो विधिक भूमि है उस पर किसी व्यक्ति ने एक अवैध रूप से गैस गोदाम बना दिया है। इस पूरे मामले की हमने जांच की और जांच में ये पाया गया है कि एक व्यक्ति जो है लोकेश उनियाल नाम से, वो एक बिना किसी वैध भूमि स्वामित्व के इस महिला की भूमि पर एक गैस गोदाम चला रहे थे। उसमें हमने अपनी टीम से भी पूरी आख्या ली और उसके बाद और उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए सिंबल का आवंटन हो चुका है और अब प्रचार प्रसार में भी तेजी हो चुकी है, जहां पर इसी के चलते देहरादून नगर निगम के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों की सिटिंग बुलाई, माफ कीजिएगा मीटिंग बुलाई और इसमें जो है सभी को चुनाव में पार्षद के साथ साथ मेयर के लिए भी वोट मांगने की बात की है। इस मौके पर देहरादून नगर निगम से कांग्रेस के प्रत्याशी वरिष्ठ वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि सभी के साथ परिचय हुआ है और सभी से कहा गया है कि एकजुटता के साथ चुनाव लड़े और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों के लिए हाउस टैक्स में 50% छूट दी जाएगी। देखिए, बोर्ड बनता है, सबसे पहले तो बोर्ड की मीटिंग में जो जितने भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं जिनका कार्ड है, उनको जो है 50% का जो है छूट दी जाएगी हाउस टैक्स में, और जो भी अन्य सुविधाएं नगर निगम दे सकता है वो सुविधाएं उनको दी जाएगी। क्योंकि आज जो उत्तराखंड बना है, आज उन्हीं की बदौलत बना है जिन्होंने शहादत, लगभग 42 लोगों ने शहादत दी है। और देहरादून से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी एक पीड़ित के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर 23 लाख की धोखाधड़ी हो गई है। इस मामले में एसटीएफ ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। वहीं अब तक कुल मिलाकर 12 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें 7 आरोपियों को 41A CRPC नोटिस भी तमिल किए गए हैं। बताते चले कि यह आरोप एक प्रतिष्ठित वेबसाइट नौकरी.com के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने के काम करते थे और आपकी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का कर्मचारी बताकर जो है वीजा रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से ठगी किया करते थे। फिलहाल एसटीएफ आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर पूछताछ में जुटी हुई है। उसमें नौकरी.com है, उसके माध्यम से नौकरी लगाने के नाम पर जो है काफ़ी सारे लोगों से धोखाधड़ी करी है इन लोगों ने, जिसमें एक जो है हमारे यहाँ के भी थे जिन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर कराई, जो जिस एफआईआर की मैं बात कर रहा हूँ 26 जून 2024 की, और इनसे उन्होंने 22,96,000 रुपये ठग लिए थे।
एसटीएफ का मैंडेट ये है कि 20 लाख के ऊपर के जो भी फ्रॉड्स होते हैं स्टेट के, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन सीसीपीएस साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो एसटीएफ में है ये करता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी एसटीएफ द्वारा की जा रही थी। विकास भारद्वाज इसमें हमारे आईओ हैं। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर आपको बता दें ये बड़ी पहल है। दरअसल हरिद्वार पुलिस ने नशे से ग्रसित युवाओं के लिए काउंसलिंग कैंप किया है। बता दें कि लक्सर में एसएसपी प्रवेंद्र ढोभाल ने निर्देशन में पुलिस के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए कोतवाली लक्सर प्रांगण में काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया है। कैंप का नेतृत्व सीओ लक्सर निहारिका सेमवाल ने किया है। नशे से जूझ रहे युवाओं को इसकी दुष्प्रभाव से अवगत कराया गया है और नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया है। और उत्तराखंड पर्वतीय राज्य के और यहां पर आपदा जैसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती है। आपदा के समय तत्काल गति से प्रभावितों तक प्रशासन कैसे पहुंचे और विभिन्न चिन्हित जगहों पर आपदा से कैसे बचाव किया जाए, इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभिन्न लगातार वो प्रशिक्षण के कार्य में जुटा हुआ है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इसको लेकर कहा है कि हमारा प्रयास है कि तत्काल रिस्पांस करते हुए आपदा प्रभावितों तक प्रशासन पहुंचे और उन्हें हर संभव सुविधा मुहैया कराई जाए। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि सभी लोगों को इस दिशा में प्रशिक्षित किया जाए। अभी हम लोग प्रशिक्षण पे जोर दे रहे हैं। इन हाउस अपने लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स को भी हम प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। आपदा में जितनी अधिक जानकारी हमारे पास होगी उतना अधिक बचाव करना संभव हो सकेगा हमारे लिए, उस दिशा में काम कर रहे हैं। इसके हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में बिना अनुमति के फैक्ट्री में प्रवेश करने पर फैक्ट्री स्वामियों ने महिला लेबर इंस्पेक्टर को घेर लिया है। बता दें, बहादुराबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि लेबर इंस्पेक्टर बिना नोटिस और अनुमति के फैक्ट्री में घुसी, जो कि नियमों को उल्लंघन है। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार के निरीक्षण से पहले नोटिस देना अनिवार्य है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। दूसरी ओर महिला लेबर इंस्पेक्टर मीनाक्षी भट्ट ने बताया है कि उन्होंने फैक्ट्री से चाइल्ड लेबर को काम करते हुए देखा, जो कि कानूनी अपराध है। मैं यहाँ पर आई थी, मैं इस एरिया में आज सर्वे में थी, क्योंकि मैं चाइल्ड लेबर इंस्पेक्शंस भी करती हूँ और बहुत तरह के दूसरे इंस्पेक्शंस भी होते हैं। तो मुझे इनकी फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर होने का अंदेशा हुआ कि कोई चाइल्ड या किशोर श्रमिक यहाँ काम करता है। मुझे ऐसा कुछ समझ में आया, तब मैंने गेट खुलवाया और मैं अंदर चेकिंग के लिए गई। और फिर उस दौरान चेकिंग के दौरान मैं एचआर से बात ही कर रही थी और मेरी गाड़ी अंदर ही थी। तो अचानक से कुछ इंडस्ट्रीज वाले अपने आप को बोले कि हम इंडस्ट्रीज से हैं, तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया कि भाई आपकी गाड़ी अंदर कैसे आ गई। उन्होंने मेरी गाड़ी अंदर लॉक कर दी। हैदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने से लगातार जो हमारी लेबर की मैडम है मीनाक्षी भट्ट जी, इनकी आए दिन लगभग छोटी छोटी फैक्ट्रियां यहाँ पे 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, जिनके यहाँ किसी के यहाँ 10 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ 20 आदमी कर रहे हैं। हर फैक्ट्री में अंदर जा रही हैं, फैक्ट्री की विजिट कर रही हैं। हम लोगों ने कहा कि ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, अगर आपका किसी का कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, आप इन फैक्ट्री में आ रहे हैं आप, तो ये मतलब कोई कानून के हिसाब से हमें तो लगता नहीं है कि ये पॉजिटिव है। छोटा इंडस्ट्रियल एरिया है लगभग। उत्तराखंड में 4 जनवरी से मौसम में बदलाव की मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने प्रदेश के मौसम को लेकर कहा है कि उत्तराखंड में 4 जनवरी से 6 जनवरी तक ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी के पूरे प्रदेश में बारिश और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया है कि बारिश और बर्फबारी से 4 डिग्री तक तापमान नीचे गिरेगी और इससे अलावा मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से भी तापमान में गिरावट आएगी। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से दिन में काफी ठंडक है और रात को भी तापमान गिरावट देखने को मिल रही है।
नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। वहीं देहरादून मेयर पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने दावा किया है कि कड़ी टक्कर के साथ इस चुनाव में उनकी जीत होगी। उन्होंने बताया कि राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने अग्रणी रूप से भूमिका निभाई थी, कई बार जेल गए हैं, लाठी डंडे खाए हैं, इसलिए जनता को आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा और हमारी जीत होगी। देखिए, भाजपा अगर इस तरह बोल रही है कि रोमांचक होगा और आर पार की लड़ाई होगी, पहले तो ये कहते थे कि हमारा एक तरफा है, कोई हमारे सामने नहीं खड़ा। पर भाजपा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस राज्य आंदोलन में हमने अग्रणी भूमिका निभाई है और जेलों में भी गए हैं। लगभग 3 महीने जेल में रहा हूँ, अपना लाठी डंडे खाए हैं, 6 महीने घरों में नहीं सोए हैं। और दूसरा क्या है कि कड़ा मुकाबला होगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। 2 दिन चली जांच में प्रदेश में 202 नामांकन अलग अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। इसमें महापौर के 2, अध्यक्ष के 32 और पार्षद सभासद के 168 नामांकन है। वहीं जांच में 6238 नामांकन पर सही पाए गए हैं और इनमें से महापौर के 101, अध्यक्ष के लिए 555 और पार्षद सभासद के लिए 5582 प्रत्याशी हैं। वीरवार को नाम वापसी के बाद मैदान में डटे प्रत्याशियों की वास्तविक संख्या सामने आई। निकाय चुनाव में महापौर पदों पर 103, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए 587 और पार्षद सभासद पदों पर 5750 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें, प्रत्याशियों को 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। वहीं प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त कर दिए जाने पर भी सियासत देखने को मिल रही है। विपक्षी दल कांग्रेस सत्ताधारी दल बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पूरा चुनाव हम लोग मंत्रियों, विधायकों, पार्टी सबको कार्यकर्ता मानती है। केदारनाथ के चुनाव में सबका सहयोग लिया गया, इस चुनाव में सबका सहयोग लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री की सभाएं हमने प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में करनी है। बड़ी नगर पालिका में मुख्यमंत्री सभाएं होंगी। मेरा प्रत्येक रूप से अनेक स्थानों पर जाना होगा और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सबको हम अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम श्रृंखला बनाएंगे। हरिद्वार में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है। वहीं ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबके रहने के मजबूर हैं, जबकि सुबह और रात के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कोहरे का असर जारी रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने, फॉग लाइट का इस्तेमाल करने और अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए सलाह दी है। प्रशासन ने कोहरे और ठंड से बचाव के लिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने की अपील की है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर एक मौत का मामला सामने आया है, जहां चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। जहां से भी चाइनीज मांझा बरामद किया जा रहा है, वहां पे उसको सील करा जा रहा है ताकि नष्ट कर सकें। अगर जरूरत पड़ी तो दुकान को भी सील कर रहे हैं और जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा करा जा रहा है। सर लोग तो ये सभी से वाली हमारी अपील रहेगी कि चाइनीज मांझे को किसी भी तरह से बढ़ावा ना दें। मतलब इससे लोगों की जान को ही खतरा है सीधा सीधा। कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कनकल थाना क्षेत्र में, जहाँ पे व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये जो चाइनीज मांझा, जो प्रतिबंधित मांझा है, इसका उपयोग किया जा रहा है पतंगबाजी में। तो आज होलसेलर्स को पहले भी नोटिस दिया था, इनके विरुद्ध सीजर और मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें अभी ज्वालापुर क्षेत्र में विभिन्न जो होलसेलर हैं, इनके यहाँ छापा मारा गया है, तो अवैध मांझा पकड़ा गया है। वहाँ पे मुकदमे की कार्रवाई तथा सीजर किया जा रहा है। कुछ लोगों को अभी पूछताछ की जा रही है, इसमें जो संबंधित सेक्शंस के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।